कल अपन बात कर रहे थे oogenesis के अंदर बात करें अंड जनन। कल मैंने आपको बताया था कि oogenesis की जो प्रोसीजर होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। उगोनिया लगभग 20 से 40 लाख उगोनिया एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही बन जाते हैं। इसके अलावा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले तीन वही फेज होंगी, इसमें भी तीन फेज होती हैं। oogenesis होता है वो तीन फेजों में संपन्न होता है। तीन फेज कौन कौन सी हैं? तीन फेज की बात करें तो सबसे पहले मल्टीप्लाइकेशन फेज, दूसरी आती है ग्रोथ फेज और तीसरी आती है मैचुरेशन फेज। इन तीन अवस्थाओं में oogenesis की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भ्रूणीय अवस्था में। सबसे पहले जो कोशिका बनती है उसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। किससे निर्माण होता है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, हिंदी में इसको कहा जाता है आदि जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? आदि जनन कोशिका कहा जाता है। फिर इसमें क्या होता है? आदि जनन कोशिका में यहाँ पर सबसे पहली फेज फर्स्ट चलती है। फेज फर्स्ट का नाम क्या है? फेज फर्स्ट का नाम है मल्टीप्लाइकेशन फेज। क्या नाम है? मल्टीप्लाइकेशन फेज। और इसमें कौन सा डिवीजन चलता है? तो माइटोसिस चलता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है? 1 से 2 और 2 से 4 बनती हैं। 2n समसूत्री में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो 2n से 2n ही बनेगी। फिर विभाजन होगा 2n 2n और इससे भी क्या बनेंगे? 1 से 2 2n यानी द्विगुणित बनती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? ऊगोनिया। क्या बोलते हैं? ये अंड जनन कोशिकाएं बनती हैं। अंड जनन कोशिकाएं बनती हैं या इनको कहा जाता है ऊगोनिया। क्या कहा जाता है? ऊगोनिया। अब क्या होगा? सेकंड अवस्था आती है, सेकंड फेज। सेकंड फेज को क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि प्रावस्था, या इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। और वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? ये आकार में, साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी होगी। कहाँ गई इसकी सिस्टम? किसको? कीबोर्ड वाला सिस्टम। अच्छा, ये वाला इसके नीचे दब गया है। अब क्या होगा? जो 2n है वो आकार के अंदर बढ़ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। अब क्या होगा? प्राइमरी oocyte के बाद थर्ड फेज आती है। थर्ड फेज को बोलते हैं
मैचुरेशन फेज, क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज। और मैचुरेशन फेज में होता है मियोसिस, क्या होता है, मियोसिस। सबसे पहले होगा मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में आप जानते हो क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। तो यहाँ पर ये बनेगा, तो एक तो बन जाता है एन, और एक बन जाती है पोलर बॉडी, इसको तो बोलते हैं पोलर बॉडी। भाई एक फीमेल में एक महीने में एक ही ओवम बनेगा, तो एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। फिर बाद में क्या होगा, बाद में होगा मियोसिस सेकंड, क्या होगा, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड जो होता है वो हमेशा किसके समान होता है, माइटोसिस के समान, समसूत्री के समान होता है, याद रखना, ये माइटोसिस के समान होता है। और माइटोसिस के समान होगा तो फिर क्या होगा, देखो एक से कितने हो जाएंगे, दो, तो फिर एक ये बनेगा, इसको बोलते हैं ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम, या इसको कहा जाता है ऊटिड, क्या बोलते हैं, ऊटिड या अंडाणु। और फिर इससे एक पोलर बॉडी बनती है, इसको तो बोलते हैं प्राइमरी, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ये बन गई साहब सेकेंडरी पोलर बॉडी। द्वितीय ध्रुवकाय बोलते हैं इसको, पोलर बॉडी बन जाती है। ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राथमिक पोलर बॉडी है। फिर इसमें डिवीजन होता है तो इससे भी दो एक्स्ट्रा पोलर बॉडी बन जाती हैं। अब ये जरूरी नहीं है, कभी बनती भी हैं और कभी नहीं बनती हैं, ये बन भी सकती हैं और कभी नहीं भी बन सकती हैं। इनको अतिरिक्त ध्रुवकाय कहते हैं, दो अलावा एक्स्ट्रा पोलर बॉडी कहा जाता है। तो मेन तो एक महिला में कितने अंडाणु बनता है एक महीने में, एक ओवम एक ऊटेड का निर्माण होता है, तो इसको बोलते हैं oogenesis।
अब बात करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। नीचे लिखो फर्टिलाइजेशन निषेचन। फर्टिलाइजेशन निषेचन। फर्टिलाइजेशन निषेचन की जो क्रिया होती है ये अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। अंडवाहिनी में भी कहां पर होती है? एम्पुला स्थमस जंक्शन पर। एम्पुला स्थमस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। एजुकुलेशन ऑफ सेमन इन फीमेल वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन पुरुष द्वारा मादा योनि में वीर्य का स्खलन वीर्य सेचन कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल होता है तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। एक एजेकुलेशन के दौरान लगभग 3 to 5 ml सीमन का उत्सर्जन होता है, निष्कासन होता है, जिसमें 300 मिलियंस कई सारे स्पर्म पाए जाते हैं। मिलियंस की संख्या में स्पर्म पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में मिलियंस स्पर्म उपस्थित होते हैं। इनमें से मैक्सिमम जो स्पर्म है उनको तो जो वेजाइना की एपिथेलियम सेल्स होती हैं फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, जो कि अधिकांश स्पर्म को तो क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। तो मैक्सिमम स्पर्म्स को वेजाइनल फैगोसाइटिक एपिथेलियम सेल्स के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। लगभग 100 स्पर्म के आसपास ही आगे पहुंच पाते हैं। यहां तक नोट करो एक बार। लगभग 200-300 मिलियन होते हैं ये। क्योंकि फीमेल वेजाइना की पीएच होती है एसिडिक और एसिड नेचर पर, मैक्सिमम स्पर्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं।
अप्रॉक्स 100 स्पर्म्स सेरेविक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 10वें से 17वें दिन के मध्य ओवम कहाँ पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ओवम फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम एक समय पर मिलें। फर्टिलाइजेशन तभी संभव है जब स्पर्म एंड ओवम एक ही समय पर अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे, तो फर्टिलाइजेशन तभी संभव होता है। अंडाणु ओवम की सतह पर एक फर्टिलाइजिंग केमिकल रहता है और स्पर्म की सतह पर होता है एंटी फर्टिलाइजेशन। स्पर्म सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजन केमिकल सबस्टांसेज उपस्थित रहता है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। हो गया? शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन होता है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन होता है। योग्यता अर्जन का मतलब होता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मादा जनन पथ के अंदर
एक्टिव होना, स्पर्म का एक्टिव होना, क्योंकि मादा जननपथ या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उससे कुछ ऐसे सीक्रेशंस निकलते हैं जो कि एक्रोसोम की जो कोटिंग होती है उसको डिजोल्व कर देते हैं। जब उसकी कोटिंग डिजोल्व हो जाती है तो एक्रोसोम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होकर के हाइलुरोनिडेज एंजाइम की हेल्प से जो ओवम के चारों ओर दोनों मेम्ब्रेन बताई थी कल मैंने आपको, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, उनको गलाने का काम करता है। जोना पेलुसिडा को एक्रोसिन एंजाइम के द्वारा मेल्ट किया जाता है और कोरोना रेडिएटा को कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के द्वारा इसको मेल्ट किया जाता है, गलाया जाता है। तो शुक्राणु को योग्यता अर्जन का मतलब होता है मादा जनन पथ में शुक्राणुओं का सक्रिय होना। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ पदार्थों का सीक्रेशन होता है जो कि क्या काम करते हैं, स्पर्म की कोटिंग को हटा देते हैं। जिससे स्पर्म एक्टिवेशन हो जाता है और इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। अब क्या होगा, एक्रोसोम जो होगा वो स्पर्म लाइसेंस इस पदार्थ का सीक्रेशन करता है। और ये स्पर्म लाइसेंस क्या काम करता है, जो सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन होती है उनको गलाता है। ये स्पर्म लाइसेंस जो होता है ये क्या काम करता है, सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन्स को गलाता है। यहां पर एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये क्या काम करता है, हाइलुरोनिक एसिड की एक लेयर पाई जाती है जो कि फॉलिकल सेल्स को बांध के रखता है, तो उनको ये तोड़ता है। ये हाइलुरोनिक एसिड की लेयर को गलाता है। ये हाइलुरोनिक एसिड क्या काम करता है, फॉलिकल सेल्स को जॉइंट करके रखता है, बांध के रखता है। ये यहां पर एक तो एक्रोसिन एंजाइम निकलता है जो कि जोना पेलुसिडा को गलाता है। ये जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को भेदता है, ये मेल्ट करता है
और एक होता है कोरोना डाइस्टिंग एंजाइम। कोरोना डाइस्टिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा जो मेम्ब्रेन होती है उसको मेल्ट करता है ये। कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन को मेल्ट करता है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, कैल्शियम आयंस चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए। ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। एक बार में एक स्पर्म ही ओवम में एंट्री करता है। जब स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री कर जाता है तो स्पर्म का केवल पहली बात तो हेड पार्ट शीर्ष भाग ही एंट्री करता है। जैसे स्पर्म की एंट्री होती है तो एक फर्टिलाइज्ड कोन बन जाता है, निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है। निषेचन शंकु का मतलब है कि उसके अलावा अदर स्पर्म एंट्री नहीं करें, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, बलकुटी अभिक्रिया। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन दोनों आपस के संपर्क में आती हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन में चार काम होते हैं। एक तो होता है सिनगेमी, एक होता है प्लाज्मोगेमी, एक होता है कैरियोगेमी और एक होता है एम्फीमिक्सिस। सबसे पहले मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवम जिनको कहते हैं, उनका फ्यूजन होता है, वो मिक्सिस होता है। उसके बाद में उनका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसका मिश्रित होता है। मेल और फीमेल गैमेट या नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं, उसको बोलते हैं सिनगेमी। और उनका जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो आपस में मिलता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस का होगा, साइटोप्लाज्म का होगा प्लाज्मोगेमी। फिर उनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। और फिर जो स्पर्म और ओवम में जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिलेंगे, उसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। इस प्रकार चार स्टेप्स के अंदर ये या चार ये पूरी ऑर्डर होता है, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। जब एक स्पर्म ओवम में एंट्री कर जाता है तो फिर एक ऐसी मेम्ब्रेन बन जाती है ओवम के चारों ओर की जिससे अदर स्पर्म एंट्री नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन, बलकुटी अभिक्रिया कहा जाता है। तो बलकुटी अभिक्रिया का मतलब है अदर स्पर्म एंट्री नहीं करे। तो फिर एक बात आती है कि साहब ट्विंस बच्चे कैसे होते हैं, दो बच्चे कैसे होते हैं? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। ट्विंस बच्चे का मतलब होता है जब जायगोट निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बना, अगर वो जायगोट किसी कारण से दो भागों में टूट जाए तो उससे भी दो बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो भी ट्विंस कहलाते हैं। लेकिन यदि जायगोट दो भागों में टूट रहा है तो या तो दोनों मेल होंगे या फिर दोनों फीमेल होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेल भी हो जाता है और एक फीमेल चाइल्ड भी हो जाता है। वो कब होता है, वो होता है हाइपर ओवुलेशन के समय। कभी कभी फीमेल के अंदर एक से ज्यादा ओवम का उत्सर्जन हो सकता है,
एक से ज़्यादा यानी 2 सेकेंडरी ओसाइट बन जाए, 2 ओवम का उत्सर्जन हो जाता है, तो फिर 2 स्पर्म उसको क्या कर सकते हैं, फ्यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है दोनों वो मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है। उसको हाइपर ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर ओवुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ट्विंस बनता है। तो ट्विंस दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। एक अलग एक सेम हो, एक मेल एक फीमेल हो, इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण होगा हाइपर ओवुलेशन। क्या होगा? हाइपर ओवुलेशन। तो एक तो होता है बिल्कुल जुड़वा सम, और एक होता है विषम, थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, मेल फीमेल बच्चे भी हो सकते हैं। सिनगेमी क्या होता है? मिक्सिस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन। दूसरा होता है प्लाज्मोगैमी, नर तथा मादा युग्मकों यानी स्पर्म एंड ओवम, युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संलयन। स्पर्म एंड ओवम साइटोप्लाज्म। तीसरा आता है कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस का संलयन। और एक आता है एम्फीमिक्सिस। मिक्सिस ऑफ sperm and ovum chromosomes, एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण। हो गया। फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म ओवम में एंट्री करता है या ओवम को फ्यूज करता है, और स्पर्म का भी केवल याद रखना हेड पार्ट करता है, केवल होता है। तो फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज्ड कॉन्स निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है। अर्थात अदर स्पर्म कोई भी अन्य शुक्राणु ओवम में एंट्री नहीं कर सकते हैं।
इसको बोलते हैं बलकुटी अभिक्रिया, कॉर्टिकल रिएक्शन। इसे बलकुटी अभिक्रिया या कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। बलकुटी अभिक्रिया या कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं इसको। अब क्या होगा, निषेचन के बाद होता है विदलन, क्लीवेज मेथड। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है विदलन। विदलन की क्रिया तब स्टार्ट हो जाती है जब जायगोट अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर मूव करता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है, जब जायगोट युग्मनज फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस भाग से गर्भाशय की ओर मूव करता है, तभी क्या होता है, विदलन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्लीवेज मेथड स्टार्ट हो जाता है। हो गया। देखो इधर सबसे पहले ये क्या है, स्पर्म, ये क्या है, ओवम, सेकेंडरी oocyte। दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या बनेगा, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। ये क्या है, जायगोट, या इसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। अब इसमें कौन सी क्रिया होगी, क्लीवेज मेथड होगा। याद रखना, क्लीवेज में साइज नहीं बढ़ता है, केवल संख्या बढ़ती है, नंबर बढ़ती है सेल्स की। यहां पर ये बताओ, जायगोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोश की होता है। फिर ये एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, यानी एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ये 16 सेल्स बन जाती हैं इस प्रकार से। इनको कहते क्या हैं, इनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं इनको, ब्लास्टोमियर, या इनको कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहा जाता है। फिर याद रखना, 8 से 16 सेल्स का जो समूह है इसको कहते हैं मोरूला। क्या कहा जाता है इसको, मोरूला कहते हैं, या तूतक के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होता है, और विभाजन होगा, संख्या बढ़ेगी, तो एक संरचना बन जाती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी कहा जाता है। तो फिर इससे जो स्ट्रक्चर बनती है जिसमें सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट या इसको बोलते हैं कोरक पुट्टी। और ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर क्या होता है, यहाँ पर कोरक खंड आकर के चिपक जाते हैं, इनको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है इनको, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं इनको, या इनको कहा जाता है पोष कोरक। क्या कहा जाता है, पोष कोरक। पोष कोरक अंदर से जिनके द्वारा जुड़े रहते हैं उनको इनर सेल मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास से ही तो स्टेम सेल प्राप्त होती है। स्टेम सेल क्या होती है, एक ऐसी मूलभूत कोशिका जिसमें अदर ऑर्गन्स को डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं, मूलभूत कोशिका बोलते हैं। तो ये इनर सेल मास होता है। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर, या अपन ब्लास्टूला कह सकते हैं इसको, इस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ये कहाँ जाकर के चिपक जाती है, ये गर्भाशय की एंड्रोमीट्रियम परत पर जाकर चिपक जाती है। एंडोमीट्रियम लेयर पर इसका क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन या रोपण क्रिया हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, भ्रूण का रोपण। तो एक क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो किस फेज में होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला फेज में होता है। ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला फेज में क्या होता है, भ्रूण का रोपण होता है। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की जो लाइनिंग है उससे जुड़ जाता है, और उनके बीच में कुछ कोरियोनिक बिलाई, जरायु अंकुरक, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। और प्लेसेंटा क्या काम करता है, उसको ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन आदि की क्या करता है, सप्लाई करता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद फिर भ्रूण का रोपण हो गया, इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा, अब 3 लेयर बनेंगी। क्या बनेंगी, 3 लेयर बनेंगी। इन लेयर को क्या कहते हैं, ये तो है एक्टोडर्म। क्या है, एक्टोडर्म। ये क्या है बताओ, मीजोडर्म। क्या क्या है, मीजोडर्म। और ये क्या है, एंडोडर्म। और जब याद रखना ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बन जाती हैं तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रूला। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रूला कहते हैं। फिर ये गैस्ट्रूला से क्या होगा, फिर ये लेयर्स क्या काम करती हैं, ऑर्गन का निर्माण करती हैं। फिर धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन्स का क्या हो जाएगा, निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी गैस्ट्रूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया होती है, ऑर्गन्स निर्माण होता है। जब ऑर्गन्स निर्माण होता है तो पूरा क्या बन जाता है, एक चाइल्ड का निर्माण, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एक फिर शिशु का विकास धीरे धीरे होता है। ऑर्गन का निर्माण हो जाता है और शिशु का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। फिर पोस्ट्रेशन, प्रसव क्रिया के पश्चात बच्चे का, शिशु का जन्म हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पूरा ये क्लीवेज मेथड है, विदलन क्रिया है। ये कौन सी मेथड है, क्लीवेज मेथड है। फिर बाद में धीरे धीरे विकास करता है। महीने के 1 महीने का एंड हो जाता है ना, तो हर्ट बन जाता है बच्चे में। क्या बन जाता है, हर्ट बन जाता है। अगले महीने जैसे पैर वगैरह निकलने लग जाते हैं, फिर थोड़े और रुकते हैं तो फिर बाल निकलने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। 5 महीने में एक शिशु का छोटा रूप बन जाता है, यानी लगभग सारे ऑर्गन सिस्टम वगैरह सब क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। लास्ट के दिनों में फिर उसका डेवलपमेंट होता है, बनना अलग चीज है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। फिर डेवलपमेंट होकर के लगभग 9 महीने के अंत तक शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार एक क्लीवेज मेथड होता है। तो ये अपन ने क्लीवेज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम की स्ट्रक्चर हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेफियन फॉलिकल सब कुछ पढ़ लिया हमने। ओजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, कौन कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता होती है ये भी अपन ने बात कर ली है। ये जब स्पर्म ओवम की ओर जाता है तो कौन सा हार्मोन ऊर्जा देता है, एंड्रोगैमोन। कौन सा देता है, एंड्रोगैमोन। और फीमेल की तरफ से कौन सा होता है, गाइनोगैमोन। गाइनोगैमोन फर्स्ट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और गाइनोगैमोन सेकंड क्या काम करता है, फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। जो निषेचन में सहायक होता है वो कौन सा होता है, गाइनोगैमोन सेकंड होता है। बाकी जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह हैं वो अपन ने पढ़ी ली है। रिलैक्सन हार्मोन, रिलैक्सन हार्मोन कब निकलता है, प्रसव के समय, लेबर पेन के समय। रिलैक्सन हार्मोन जो होता है ना, वो महिलाओं में, फीमेल में एक जोड़ होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो जोड़ को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है, जिससे शिशु के जन्म में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो रिलैक्सन हार्मोन के द्वारा वो स्राव होता है, सीक्रेशन होता है। रिलैक्सन हार्मोन, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, रिलैक्सिन, एचसीजी, एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी थोड़ी मात्रा में निकलते हैं। सारे किससे निकलते हैं, प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाले
हार्मोन है ये। हाँ, ये नोट कर लो, फिर कल